तो अभी हमारे हाथ में ये 2 पेज है और ये 2 पेज एटम बॉम्ब की तरह आपके सर पे गिर सकता है। वो इसलिए गिर सकता है, देखिए आप हमारे चैनल के सेटअप से आप अगर वाकिफ़ हैं तो हमारा सेटअप डिफरेंट होता है, थोड़ा सा क्रोमा होता है, उस पर काटते हैं ग्राफ ये सब वो सब। लेकिन आज हम लोग वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो एटम बॉम्ब हाथ में लगा है ये अभी अभी हाथ में लगा है और हम चाह नहीं रहे थे कि आपको इसके लिए एक दिन का और इंतज़ार करना पड़े। हम ग्रीन स्क्रीन पे आपको शूट करें, बढ़िया से एडिट करें, तो लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है। एडिटर भी हमारा आज आया नहीं है, हम हैं और हमारे पीछे हमारे कैमरामैन है और कोई है नहीं अभी ऑफिस में। तो एटम बम ये है कि जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो डील हुआ है लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर के, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप हमारे हाथ में देख रहे हैं और यही एटम बम है आज का। आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे क्लियरली कि भाजपा कौन कौन सी सीट, भाजपा का मतलब आप ले लीजिएगा भाजपा और लोजपा एक साथ है या भाजपा गठबंधन में अभी तक जो लोग हैं, और जेडीयू को आप ले लीजिएगा जो अभी जेडीयू है। तो कौन सी सीट भाजपा जेडीयू के लिए छोड़ रही है और कौन सी सीट जेडीयू भाजपा के लिए छोड़ रही है। 17 सीट पे पहले भी चुनाव लड़े थे, ये 17 सीट पे इस बार भी चुनाव से कम में लड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ सीटों का हेराफेरी हो रहा है यहाँ पे। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सीट जेडीयू छोड़ रही है। सबसे पहले गया सीट जो अभी जेडीयू के पास है वो छोड़ रही है, काराकाट छोड़ रही है, जहानाबाद छोड़ रही है, सीतामढ़ी छोड़ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट चेंज होगा और ये बड़ा खेल है। मुंगेर सीट जेडीयू छोड़ने की पूरी संभावना है और ये इसको मार्क सही से कीजिए। संभावना नहीं मतलब प्रबल संभावना मैं कह रहा हूँ। और अगर हमारे चैनल से अगर आप वाकिफ़ हैं और हम जब भी कुछ दिखाते हैं तो आपने अगर कोई वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि हमारे एक एक स्टेटमेंट किसी न किसी फैक्ट सोर्स पे आधारित होता है और हमारी वेबसाइट पे उसका आर्टिकल भी होता है, सब कुछ हाइपरलिंक होता है, एक एक पेज एक एक पन्ना सब कुछ दिया हुआ होता है कहाँ से हम ले रहे हैं। तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं, ये सीट बता रहे हैं, तो ये आप समझ जाइए कि ये फैक्चुअली बहुत करेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है। वरना हम इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं कि आज कुछ दिखा दो, कल कुछ दिखा दो, परसों कुछ दिखा दो, रोज़ अच्छे अच्छे थंबनेल डाल करके और कुछ भी दिखाते रहो, उसमें हम विश्वास करते नहीं हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है हमारा तो आप पहले एक वीडियो हमारा जाके देख लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए वीडियो, और उस किसी भी वीडियो में आप जाके देख लीजिए कि हम फैक्चुअली कितने एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड हम वीडियो देते हैं आपको। तो कहने का मतलब है कि मुंगेर, जहानाबाद, काराकाट और गया जेडीयू जो अभी यहाँ पे जेडीयू के सांसद हैं ये चारों सीट छोड़ रही है और सीतामढ़ी में कैंडिडेट चेंज होगा। हालांकि कैंडिडेट चेंज होने की संभावना आपका वाल्मीकि नगर में भी है, नालंदा में भी संभावना है, लेकिन उस पर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम आपको उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और उसके बदले में जेडीयू को जो सीट मिल रही है उसमें दरभंगा मिल रहा है जो अभी स्ट्रॉन्ग बीजेपी कैंडिडेट वहाँ पे हैं। जमुई सीट वापस हो रही है जेडीयू के पास एलजेपी से, जो अभी चिराग पासवान वहाँ से जीते हुए हैं। वैशाली सीट जेडीयू के पास आ रही है और उसके बाद पूर्वी चंपारण सीट भी जेडीयू के पास इस डील में आ रही है। अब मैं एक एक सीट का आपको गणित बताऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं, उसके पीछे क्या रीज़न है जिसके कारण हम ये क्लेम कर रहे हैं। और हम अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये क्लेम करना चाह रहे हैं, हम ऐसे ही बस गफलत में आपको बता देना नहीं चाहते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले गया में आते हैं। गया में आपको भी पता है कि यहाँ पे नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी खुद जा करके जीतन राम मांझी जी से मिले जब ये खबर आई थी कि हो सकता है कि आरजेडी जीतन राम मांझी जी को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम भी बना सकता है। उसके बाद फिर नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी गए उनके पास, मिले और यही डील हुआ है वहाँ पे कि जीतन राम मांझी जी को गया से कैंडिडेट बनाया जा रहा है एनडीए की तरफ से। तो यहाँ पे अभी जो सिटिंग सांसद हैं विजय मांझी जो जेडीयू से हैं वो सीट छोड़ रहे हैं और छोड़ने के पीछे कारण ये भी है कि वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है और न ही वो जेडीयू के बहुत ट्रेडिशनल कोई कार्यकर्ता हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग उनका पूरा बैकग्राउंड है, कोई सोशलिस्ट या इस तरह का समाजवादी या जेडीयू का कोई बैकग्राउंड है नहीं। बात ये भी चल रही है कि
जीतन राम मांझी या उनके बेटे को, तो बेटे को नहीं हो सकता है क्योंकि बेटा ऑलरेडी कल ही मंत्री की शपथ ले चुके हैं, तो गया है क्लियर एकदम, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आइए जहानाबाद के ऊपर। जहानाबाद के अभी वहां पे जो चंद्रवंशी जी जेडीयू की तरफ से सांसद हैं, वो पिछले चुनाव में मात्र 1751 वोट से वो चुनाव को जीते थे, इसलिए उनका कैंडिडेट बदल देना, उस सीट को जेडीयू को वापस बीजेपी को दे देना या किसी को भी दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो चंद्रवंशी जी हैं उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर एम्बुलेंस घोटाला का आरोप लगाया है और बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, जिसके कारण उनकी छवि खराब हुई है। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग कारण इसका, जहानाबाद से अरुण कुमार जो एलजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, पिछले बार इंडिपेंडेंट लड़े थे, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, भूमिहार लीडर हैं, जहानाबाद भूमिहारों का गढ़ है, तो पूरी संभावना है कि ये सीट जाएगी एलजेपी के पास और ये सीट जेडीयू खाली कर देगी। उसके अलावा और क्या बचा इसमें, है ना, ये सीट जेडीयू खाली कर देगी। तो जहानाबाद भी क्लियर है, जेडीयू अपने पास इसको रखने का कोई प्रयास नहीं करने वाली है। अब आ जाइए सीतामढ़ी पे। सीतामढ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि यहाँ पे जो सांसद बने जेडीयू से पिंटू जी, वो आज के डेट में हैं तो ऑफिशियली जेडीयू के नेता, लेकिन वो हैं बीजेपी के नेता। उनके बारे में तो यहाँ तक भी बोला गया है कि एक बार ऑन रिकॉर्ड ललन बाबू पूछे उनसे कि भाई कब तक रहिएगा आप पार्टी में, तो बोलते हैं कि 24 तक तो रहेंगे ही, उसके बाद देखा जाएगा। वो कई बार बहुत सारा विरोध कर चुके हैं, वो कास्ट सेंसस पे वो सवाल उठा चुके हैं कि उनके जाति तेली को कम करके आग करके दिखाया गया है। उन्होंने कभी महागठबंधन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो बार बार बोलते रहे कि देखो जी, हम तो चुनाव लड़े थे एनडीए के साथ, हम एनडीए के नेता हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी को मानते हैं, और इसलिए पिंटू बाबू को तो अब इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है। जेडीयू तो वो रखने वाली है नहीं, सीट को, उस सीट को रखने वाली है नहीं, लेकिन सीट रखेगी वो। और वहाँ पे आपको पता होगा, अगर देवेश चंद्र ठाकुर इस एनडीए अलायंस बनने से पहले, एनडीए की सरकार बनने से पहले ही देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ पे खुलेआम दावा ठोक चुके हैं, और वो दावा उस समय ठोके थे जो आरजेडी के वहाँ पे कैंडिडेट थे उसके खिलाफ। कल वो शपथ किसी तरह का उन्होंने लिया नहीं है, साइलेंट है, अपने क्षेत्र में एक्टिव भी है, सीतामढ़ी क्षेत्र में। तो ये पक्का मान लीजिए कि सीतामढ़ी से जेडीयू अपने पास रखेगी टिकट, लेकिन यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से लड़ाई लड़ने वाले हैं, और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं काराकाट के ऊपर। काराकाट भी मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है इसके बारे में कोई और आप दूसरी राय रखें, क्योंकि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव भी अपने क्षेत्र में है, और उपेंद्र कुशवाहा पहले जेडीयू में भी थे, अभी वो वापस अपनी नई पार्टी बना ली है। आप मान के चलिए पूरी संभावना ये है कि या तो 24 के चुनाव से पहले या 24 के चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लेंगे। हो सकता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेडीयू का बना दिया जाए। तो काराकाट सीट पे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, और उनके खिलाफ जो उनके अभी जो सीटिंग वहाँ पे सांसद हैं जेडीयू के, उनका कहीं कोई अस्तित्व वहाँ पे है नहीं, कुछ भी उनको मिलने वाला नहीं है। उनका वैसे ही छवि भी बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो वो सीट बहुत ईजिली दे देगी जेडीयू आपके उपेंद्र कुशवाहा को, यानी कि एनडीए को, यानी कि बीजेपी को अपने पास नहीं रखने वाली है। अब आ जाइए कि इन सीटों के बदले में भाई 4-4 सीट जो है वो बीजेपी जेडीयू छोड़ रही है, जहाँ पे उनके सिटिंग सांसद हैं, तो इन 4 सीट के बदले 4 सीट वापस भी तो लेगी। एक सीट मान लीजिए कि आपका सीतामढ़ी है, वहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है, पिंटू के बदले देवेश चंद्र ठाकुर हो रहे हैं, पार्टी सेम रहेगी, लेकिन बाकी के 4 के बदले सबसे पहला स्ट्रॉन्ग दरभंगा सीट। आप भी जानते हैं कि दरभंगा पे जो अभी सिटिंग बीजेपी के सांसद हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मार्जिन से पिछले बार उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन उसके बावजूद संजय झा को यहाँ से टिकट मिल रहा है। जेडीयू इसी के ऊपर डील हुआ है। और अगर आपको याद हो तो 2019 में जब चुनाव हो रहा था तो नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से संजय झा के लिए टिकट दिलाने के लिए बहुत कोशिश किया गया था, आखिरी में नहीं मिल पाया था वो सीट संजय झा को। इसके लिए
इसके कारण से संजय झा बहुत नाराज भी हुए थे, नीतीश कुमार से पर्सनली नाराज हुए थे। और अंदर की खबर तो यहाँ तक है कि संजय झा पर्सनली इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और याद कीजिए, रातों रात मार्च के महीने में ही, उस समय संजय झा कुछ नहीं थे पार्टी में, मतलब कोई एमएलसी एमएलए कुछ भी नहीं थे। उसके बावजूद मार्च में ही जैसे ही इधर अनाउंस हुआ कि वहाँ से दरभंगा से कोई और लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी, उनको एमएलसी बनाया गया, जेडीयू की तरफ से नॉमिनेट किया गया। फटाफट उन्हें 2 मंत्री पद दिया गया। और मंत्री भी कौन सा? जल संसाधन, मतलब जो सबसे ज़्यादा मालदार मंत्रालय होता है वो मंत्री उनको दिया गया था। और आज के डेट में नीतीश कुमार के साथ सबसे ज़्यादा करीबी अगर कोई लीडर हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 में से वही हैं। संजय झा हो गए, अशोक चौधरी हो गए, आपके एक और चौधरी जी हैं वित्त मंत्री जी, वो हो गए, यही 2-3 सबसे करीबी हैं। तो इनका टिकट वहाँ से इस बार फिर कटे ये तो असंभव मान के चलिए। अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव भी है वो, तो ये फिक्स मानिए कि दरभंगा एक सीट ट्रांसफर इधर हो रहा है। दूसरा सीट इंटरेस्टिंग है पूर्वी चंपारण। वो ट्रांसफर इसलिए हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हालांकि वहाँ से जो अभी एमपी हैं राधा मोहन सिंह, वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनका डिमोशन हुआ है। आप याद कीजिए 2019 से पहले वो केंद्रीय मंत्री थे, वो वहाँ के सांसद थे, 19 में दोबारा चुनाव जीते हैं। लेकिन 19 के बाद उनका उल्टी गिनती, 19 से पहले ही 17-18 से ही उनका उल्टी गिनती शुरू हो गया था, उनको टिकट मिल गया था। लेकिन अंदरूनी तौर पर पूर्वी चंपारण क्षेत्र में बीजेपी आज के डेट में 2 फाक में बटा हुआ है। यानी तो कह सकते हैं 2 फाक बराबर नहीं, तो टूट है अंदर पार्टी में। खास करके यंग लोग राधा मोहन सिंह से खुश नहीं है। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है राकेश पांडे, जो ब्रोइबो फार्मा के मालिक है, बीजेपी के बहुत बड़े फंडर हैं। और एक वीडियो भी हमने बनाया है कि किस तरह से राधा मोहन सिंह के खिलाफ नाम बिना लिए हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके वो क्षेत्र में हॉस्टल बनाना चाह रहे हैं, ग्राउंड की यंग लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत कुछ यंग लोगों के लिए कर रहे थे वो। तो उसमें व्यवधान डालने की कोशिश राधा मोहन सिंह ने किया था और उसके खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ बोला था, ऑनलाइन भी आकर के, यूट्यूब पे आकर के, फेसबुक पे आकर के। और उसके कारण से उनके साथ, चूंकि राकेश पांडे जी के साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं और मनीष कश्यप भी उसी में से एक है। एक वीडियो हमने अलग से बनाया है, राधा मोहन सिंह, नीलोत्पल मिर्नाल और ये जो यंग ब्रिगेड तैयार हुआ है पूर्वी चंपारण में बीजेपी का, जो ऑफ द रिकॉर्ड उनके लिए काम कर रहा है बीजेपी के लिए, वो किस तरह से स्ट्रांग होते गया और उसी में से आपका मनीष कश्यप का भी कनेक्शन उसमें दिखेगा। वो वीडियो हमने बनाया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अलग से। तो मिला जुला करके पूर्वी चंपारण में पार्टी में फूट है। राधा मोहन सिंह का स्थिति खराब हुआ है पार्टी के अंदर, उनका मंत्री पद छीना गया है, उनका लगातार डिमोशन हो रहा है। तो इस आधार पे आप ये मान के चलिए कि बहुत इजीली पूर्वी चंपारण बीजेपी दे देगी। और उसके पीछे जेडीयू इसको क्यों डिमांड कर रही है, उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। सच्चिदानंद राय, ये 2015 में ये बीजेपी से एमएलसी बने थे। फिर उसके बाद 2021-22 में ये एमएलसी फिर बनना चाहते थे, बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। जब बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये इंडिपेंडेंट खड़ा हुए और जीत गए। और जीतने के बाद फिर ये जन स्वराज के साथ जुड़े हैं। लेकिन ये ललन बाबू के टच में है, बहुत करीबी हैं और ये सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्र में बहुत एक्टिव हैं, पैसे से धनाढ़ आदमी है, पैसे की इनके पास आकर्षण है, कोई कमी नहीं है। तो बहुत इजीली ये सीट बीजेपी भी बहुत सेफ फील करेगी, क्योंकि ये बीजेपी के पहले नेता रह चुके हैं। तो कल के डेट में अगर कुछ खटपट होता है नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के साथ, तो ये पक्ष बीजेपी का ही लेंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो ये सीट भी आप जेडीयू की तरफ जाते हुए साफ साफ देख रहे हैं। इसके बाद फिर आप आ जाइए वैशाली सीट। वैशाली सीट भी अभी बीजेपी के पास है। एलजेपी मतलब बीजेपी का मतलब कि एनडीए गठबंधन, जैसा मैंने बताया था। वीणा देवी वहाँ पे अभी सांसद है, एलजेपी से है। अब एलजेपी वीणा देवी को लूज कर सकती है, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, वो पहले चिराग के साथ थे, फिर वो पारस के साथ गए, पशुपति पारस के साथ गए और फिर से वापस वो चिराग के पास आ गए। तो ये जो राजनीति में जब कोई बार बार बदलता है ना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जाता है। तो इसकी पूरी बहुत ईजिली लोजपा यानी कि पारस हो या फिर चिराग पासवान हो, बहुत इजीली इनको लूज कर सकते हैं। और लूज करने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि वहाँ से जो जेडीयू जिनको कैंडिडेट बनाना चाह रही है, उसको बीजेपी भी डिनाई नहीं कर सकती है। इसलिए क्योंकि ये रघुवंश बाबू के बेटे हैं। रघुवंश बाबू
कितने बड़े लीडर थे, उनका डेथ हुआ है, पिछला चुनाव वो लड़े थे। और रघुवंश बाबू के बेटे जिनका नाम सत्य प्रकाश है वो जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं 2020 में ही। तो ये तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब ये या तो यहाँ से लड़ाइए, नहीं तो फिर ये आरजेडी से लड़ेंगे, क्योंकि रघुवंश बाबू तो हमेशा आरजेडी के बहुत बड़े शुरू से वो लीडर रहे हैं। और अगर वो जेडीयू आए हैं, उनके बेटे जेडीयू आए हैं, तो उनको टिकट नहीं मिले ये तो संभव ही नहीं है। और चूंकि सामने जो कैंडिडेट है बीना देवी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो चुका है, तो वो सीट लूज करेंगे। ये सीट, वैशाली सीट आपका जेडीयू के पास आ रही है, रघुवंश बाबू के बेटे के पास आ रही है, और इन सीट पे बहुत अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग भी है। एलजेपी ये लूज इसलिए भी आसानी से करेगी क्योंकि एलजेपी को मुंगेर सीट चाहिए। मुंगेर सीट ये सबसे अंत में मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपको लग सकता है कि इतना बड़ा मतलब क्लेम हम कैसे आधार पे कर सकते हैं, लेकिन क्लेम हम तो कर रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको क्लेम कर रहे हैं। और मैं आपको साफ साफ, आप रिकॉर्ड ही रहेगा, आप रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, मुंगेर से इस बार ललन बाबू नहीं लड़ रहे हैं। अब उनको हो सकता है कि ये बोला जाए कि आप रहने दीजिए, आपको मैं राज्यसभा भेज दूंगा, और नीतीश कुमार ये कोई पहली बार ललन बाबू को राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं। याद कीजिए 2004 में ललन बाबू पहली बार बोले थे कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि अरे क्या लड़िएगा लोकसभा का चुनाव, आपको राज्यसभा भेज देंगे। लेकिन शायद उस समय नीतीश कुमार को जानते होंगे ललन बाबू, तो वो अड़ गए। वो जाकर के शरद यादव से मिले, जॉर्ज फर्नांडिस से मिले, और दिल्ली जाकर के उन्होंने अपना टिकट 2004 में फाइनल किया था बेगूसराय से। तो इस बार भी सेम लॉलीपॉप उनको दिया जाएगा कि आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। बाद में क्या होगा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी, बाद में जो होगा वो, लेकिन फिलहाल यही है खबर, स्ट्रॉन्ग खबर है, एविडेंस के साथ। एविडेंस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किसने हमें बताया है, कहाँ से हमें मिला है, लेकिन क्लियर ये है कि इस बार मुंगेर से फिर से सूरजभान सिंह वापस आ रहे हैं। लोजपा सीट फिर से, लोजपा को फिर से वो सीट मिल रही है, और वहाँ से ललन बाबू सीट छोड़ रहे हैं। तो ये है आज का अंक गणित। एक आपको रह गया जमुई। आपको भी पता है 2 बार वहाँ से रामविलास के बेटे चिराग पासवान जीत चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी हाई है, और बहुत ईजिली वो सीट छोड़ने के लिए तैयार है रामविलास, और वो छोड़ करके कहीं और जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। लेकिन वहाँ से जेडीयू को वो टिकट मिल रहा है, ये 5वां टिकट है जो जेडीयू को मिल रहा है, और वहाँ से लड़ने वाले हैं अशोक चौधरी। आप याद कीजिए कि अशोक चौधरी और ललन बाबू के बीच में जो झगड़े हुए थे बीच में, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि उस क्षेत्र में बड़े एक्टिव हो रहे थे अशोक चौधरी भी, और उनके दामाद जो किशोर कुणाल के जो बेटे हैं, इन दोनों के बीच ये लोग बहुत एक्टिव हो रहे थे उस क्षेत्र में। एससी सीट रिजर्व है, अशोक चौधरी भी एससी है, रामविलास के बेटे चिराग उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कल का जो मंत्री का जो शपथ हुआ है उसमें अशोक चौधरी एब्सेंट हैं। और क्या कारण हो सकता है? अशोक चौधरी एब्सेंट हैं, इसका मतलब है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा, और चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा लड़ेंगे भाई? एससी सीट पे ही लड़ेंगे किसी न किसी पे। एससी सीट बचा कौन सा? हाजीपुर कोई छोड़ने वाला नहीं है चिराग, या नहीं तो कोई समस्तीपुर तो छोड़ने वाला नहीं है कोई भी। गया सीट ऑलरेडी मांझी जी का रिजर्व हो चुका है, तो बचा क्या? इनके क्षेत्र के आसपास जहाँ पे भी अशोक चौधरी लड़ सकते हैं उसमें से सबसे बेस्ट सुटेबल सीट है जमुई भी आप फाइनल मान के चलिए। तो फिर ये था ये 2 पेज का एटम बम आज का। हम बहुत ही इनफॉर्मल सेटअप में आज आपको ये वीडियो दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लेट ना हो, अभी हमें पता चला, हम आपको दे रहे हैं। तो इस 2 पेज के एटम बम को अगर मैं आपको 1 मिनट में समराइज करके दे दूं तो सीधा सा ये है कि जेडीयू 4 सीट लूज कर रही है। लूज करने का मतलब छोड़ रही है पुराने अपने, जहाँ पे इनके अभी सीटिंग सांसद हैं, उसके बदले 4 इनको मिल रहा है जहाँ पे ये नहीं है। अब वो या तो बीजेपी के पास है या लोजपा के पास है, और जो ये सीट छोड़ रहे हैं वो या तो बीजेपी के पास जाएगा या लोजपा जाएगा। ये इसमें हम नहीं बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे कि बताया हमने कि किसके पास जाएगी, हालांकि वो भी हमने बताया है। गया, काराकाट, जहानाबाद, मुंगेर और वाल्मीकि नगर ये सीट छोड़ रही है जेडीयू, और उसके बदले उसे मिल रहा है दरभंगा, जमुई, वैशाली और पूर्वी चंपारण। ये सीट उन्हें मिल रहा है। और इसके अलावा फिर सीतामढ़ी में चेंज हो रहा है, पिंटू की जगह देवेश चंद्र ठाकुर आ रहे हैं,
नालंदा में भी संभावना है कौशलेंद्र बाबू की जगह मनीष कुमार वर्मा आ सकते हैं। IAS ऑफिसर हैं, बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, और बिहार विकास मिशन से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है बिहार गवर्नमेंट का, और एक्टिव हैं। तो पूरी संभावना है कि वहाँ पे इनका कैंडिडेट चेंज हो जाए। तो आज के लिए यही, और इस बात के लिए माफ़ी कि हम आपको इस इनफॉर्मल सेटअप में हमने आपको ये कुछ देने का प्रयास किया। बने रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। इस तरह का अब चुनाव आ गया है तो इस तरह का सेगमेंट हम लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको हम बढ़िया से वीडियो डालें, वो करके एडिट करके अच्छे से। लेकिन इस तरह के जब भी न्यूज़ हमारे पास आएगा, इस तरह के जो एटम बम आएंगे वो एटम बम हम इसी सेटअप में आपको देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।